please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. नमस्ते, मैं हूं किशोर अजवाणी और अब आज की ताजा खबर। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अर्पिता आर्या। बिहार के मुजफ्फरपुर में पिस्तौल दिखाकर भाग रहे 2 बाइक सवार बदमाशों को गांव वालों ने पकड़ लिया और लाठी डंडों से पीट कर एक बदमाश को मार डाला, जबकि दूसरा गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती है। पुलिस के मुताबिक बदमाशों से 2 पिस्तौल, 1 देसी कट्टा और 9 गोलियां बरामद हुई हैं। तो आपको बता दें, बिहार के मुजफ्फरपुर की ये घटना, जहां पर पिस्तौल दिखाकर भाग रहे 2 बाइक सवार बदमाशों को गांव वालों ने पकड़ लिया और उसके बाद लाठी डंडों से पीट कर एक बदमाश को मार डाला, जबकि दूसरा गंभीर हालत में उसको अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस के मुताबिक बदमाशों से 2 पिस्तौल, 1 देसी कट्टा और 9 गोलियां बरामद हुई है। चंद्रमोहन, ऐसे कानून को हाथ में लेना क्या सही है? बिल्कुल, देखिए, इस तरह का इजाजत कानून कभी भी नहीं देता है कि लोग अगर कोई अपराधी को देखे और फिर उसकी पीट कर हत्या कर दे। लेकिन ये जो सरैया के बलिवारा इलाके में जो ये वारदात हुई है, कहा यह जा रहा है गांव वालों के मुताबिक कि कई दिनों से और पिछले कई महीनों से इस तरह से अपराधी इस इलाके में पहुंचते थे और हथियार लहराते निकल जाते थे। शायद यही वजह है कि जब लोगों ने इन दोनों अपराधियों को हथियार लहराते हुए देखा, उसके बाद उनको पकड़ा और फिर उनके ऊपर हमला बोल दिया, जिसके बाद उनके लाठी डंडों और कुदाल से उनके ऊपर वार किया, जिससे एक की मौत हो गई और एक गंभीर रूप से जख्मी है, जिसका इलाज अभी अस्पताल में चल रहा है। और इस पूरे मामले की जांच इलाके के अधिकारी कर रहे हैं, पुलिस अधिकारी कर रहे हैं। लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि इस इलाके में चोरी की भी वारदात बढ़ गई थी। शायद यही वजह है कि लोगों ने इस तरह से हथियार लहराते हुए अपराधी को देखा और उसके बाद पकड़कर पिटाई की, जिसमें एक की मौत हो गई। शुक्रिया चंद्रमोहन। लखनऊ में बीजेपी दफ्तर में अमित शाह, सीएम योगी आदित्यनाथ, कई दूसरे नेताओं के साथ कॉन्फ्रेंस हॉल में आए और यूपी दौरे के आखिरी दिन मीडिया से बात की। इस दौरान अमित शाह ने साफ कर दिया कि बिहार में महागठबंधन को बीजेपी ने नहीं तोड़ा, बल्कि नीतीश खुद अलग हुए। इससे पहले अमित शाह यूपी बीजेपी के दफ्तर में कई नेताओं के साथ आए। अमित शाह के साथ यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, ओम माथुर और डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा भी मौजूद रहे। सभी नेताओं ने मंच पर जगह ली, जिसके बाद अमित शाह ने बोलना शुरू किया। अमित शाह ने जैसे ही अपनी बात खत्म की तो उनसे बिहार में महागठबंधन के टूटने को लेकर बीजेपी की भूमिका पर सवाल किया गया, जिस पर अमित शाह ने 2 टूक जवाब दिया। हमने कोई दल नहीं तोड़ा, नीतीश कुमार जी ने इस्तीफा दे दिया क्योंकि वो भ्रष्टाचारी लोगों के साथ रहना नहीं चाहते। अमित शाह ने यहाँ केंद्र सरकार की उपलब्धियां भी गिनाई, तो साथ ही पुरानी सरकार पर खूब ज़बानी हमले भी किए। लेकिन पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अमित शाह से सबसे ज्यादा सवाल दूसरी पार्टियों में हो रहे टूट-फूट पर किया गया और हर सवाल का अमित शाह ने पूरी बेबाकी से जवाब दिया। और किसी भी पार्टी में बगावत की वजह बीजेपी को मानने से इनकार किया। यूपी में 3 विधान परिषद सदस्यों के इस्तीफे पर भी अमित शाह का जवाब यही था। इस बीच अमित शाह ने शिवपाल यादव के बीजेपी में आने की किसी संभावना से इनकार किया। शिवपाल यादव जी का नाम हमारे पास कोई प्रस्ताव है, मैं ऐसा कोई विचार करूं। अमित शाह ने यहां यूपी सरकार की पीठ भी थपथपाई और यूपी में विकास का नया दौर शुरू होने का भरोसा दिया। अलीशा नायर बड़ी खबर दे रही है। मुंबई के गिरगांव चौपाटी के पास एक पुलिस की वैन और कस्टम विभाग की गाड़ी की टक्कर हो गई। इस हादसे में कस्टम विभाग के 2 अधिकारी बुरी तरह से घायल हो गए। घायल अधिकारियों को जीटी अस्पताल में भर्ती कराया गया। गनीमत ये रही कि पुलिस की वैन में कोई कर्मचारी नहीं था। अलीशा, कैसे हुआ यह हादसा? अर्पिता, मुंबई के गिरगांव चौपाटी पर बीती रात तेज रफ्तार का एक कहर दिखने मिला, जहां पर कस्टम अधिकारी के स्कॉर्पियो ने चौपाटी पर खड़ी पुलिस वैन को पीछे से टक्कर मारा। टक्कर इतना जबरदस्त था कि स्कॉर्पियो का अगला हिस्सा बुरी तरीके से डैमेज हो गया। ये घटना जो है वो 11:30 बजे की है। विजुअल देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि टक्कर कितनी तेजी से हुई है। कस्टम की जीप मुंबई के मरीन ड्राइव से गिरगांव चौपाटी की तरफ जा रही थी कि जैसे ही गाड़ी चौपाटी के पास पहुंची, वैसे सड़क किनारे पुलिस की वैन जा टकराई। टक्कर में स्कॉर्पियो में सवार 2 कस्टम अधिकारी घायल हो गए, जिन्हें पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया। फिलहाल मरीन ड्राइव पुलिस स्टेशन में एडीआर यानी रैश ड्राइविंग का मामला दर्ज किया गया है। ये जोरदार टक्कर कैसे हुआ, फिलहाल पुलिस इसकी जांच में जुटी है। जी अर्पिता। शुक्रिया अलीशा।
पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में हजारों लोग कुछ झंडे लहराने लगे। ये झंडे इमरान खान की पार्टी तहरीक-ए-इंसाफ के, जो नवाज शरीफ पर कार्रवाई का क्रेडिट लेना चाहती है। हालांकि शाहिद अब्बासी का प्रधानमंत्री बनना तय समझा जा रहा है। लेकिन इमरान खान ने इस्लामाबाद में एक रैली का आयोजन किया। इमरान खान तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी के आंदोलन को शरीफ की छुट्टी की वजह मानते हैं। इमरान की रैली में हजारों लोग शामिल हुए। दूर दूर तक लोगों की भीड़ और तहरीक-ए-इंसाफ के झंडे दिखाई दिए। भीड़ में मौजूद लोग पाकिस्तान के देशभक्ति गीतों पर झूमते रहे और एक बड़े से मंच पर इमरान खान मौजूद थे। जो मैं नए पाकिस्तान की ख्वाब देखता था, आपने उस नए पाकिस्तान की बुनियाद रख दी है। इमरान खान की इस रैली में सैकड़ों एलईडी स्क्रीन लगाई गई। रैली में इमरान खान को प्रधानमंत्री बनाए जाने के लिए नारेबाजी भी हुई। माना जा रहा है कि नवाज शरीफ भी खुद को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री पद की रेस में मान रहे हैं, क्योंकि नवाज शरीफ के बाद पाकिस्तान के नए पीएम के नाम का फैसला मंगलवार को होना है। पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में नए प्रधानमंत्री का चुनाव किया जाना है। नवाज शरीफ की पार्टी PMLN शाहिद अब्बासी को प्रधानमंत्री बनाना चाहती है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से आसिफ अली जरदारी पीएम पद के उम्मीदवार हैं और तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी कुछ छोटी मोटी पार्टियों की मदद से इमरान खान को प्रधानमंत्री बनाना चाहती है। हालांकि असेंबली की 342 में नवाज की पार्टी के पास 188 सीट है और अब्बासी का पीएम चुना जाना तय माना जा रहा है। हालांकि अब्बासी केवल तब तक ही पीएम रहेंगे जब तक नवाज शरीफ की सीट से चुनाव जीतकर शहबाज शरीफ असेंबली के सदस्य नहीं बन जाते। सुनंदा मौत मामले में एक और याचिका दायर हुई। सुनंदा पुष्कर मौत मामले में बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने दिल्ली हाईकोर्ट में एक नई याचिका दाखिल कर 45 दिन के अंदर पुलिस से चार्जशीट दाखिल करने की मांग की। महाराष्ट्र में RERA यानी रियल एस्टेट रेगुलेटरी एक्ट के विरोध में दायर याचिका पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने 3 हफ्तों में राज्य और केंद्र सरकार से जवाब मांगा। बुलंदशहर गैंगरेप में पूर्व मंत्री आजम खान की माफी का अटॉर्नी जनरल ने विरोध करते हुए कहा कि राज्य सरकार को आजम पर केस करना चाहिए था। देश के सबसे बड़े बैंक SBI ने 1 करोड़ रुपए तक की जमा राशि पर ब्याज दर को घटाकर 3.5% कर दिया। मुश्किल दौर से गुजर रही ई-कॉमर्स कंपनी स्नैपडील ने फ्लिपकार्ट में विलय की बात रद्द कर दी और भविष्य में 80% कर्मचारियों की छंटनी के संकेत दिए। मौजूदा वित्त वर्ष की पहली तिमाही में कोर सेक्टर की बढ़त सुधरकर 2.4% रही। खबर है कि 4 अगस्त को रिलीज होने जा रही फिल्म जब हैरी मेट सेजल की एडवांस बुकिंग को अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। सेजल, एक टाइम आएगा जब तुझे जाना होगा, मुड़कर नहीं देखना है पीछे। मैं वो वाली औरत हुई नहीं जो अपने फियांसे को छोड़ के टूर गाइड के साथ भाग जाती है। फिल्म गोल्ड के निर्माता रितेश सिद्धवानी ने दावा किया कि उन्होंने मौनी रॉय को सिफारिश से नहीं बल्कि काबिलियत की वजह से काम दिया। मॉरिशस में फिल्म जुड़वा 2 की शूटिंग पूरी करने के बाद पूरी टीम मस्ती के मूड में दिखाई दी। पटना में आरजेडी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान टीवी पर एक वीडियो चलाया गया। इसके जरिए आरजेडी नेताओं ने नीतीश कुमार को हत्या के मामले में आरोपी करार देते हुए उनसे जवाब मांगा। इससे पहले आरजेडी नेता जगदानंद सिंह दूसरे कई पार्टी के नेताओं के साथ मीडिया के सामने आए और स्टेज के बगल में लगी स्क्रीन पर वीडियो चलाकर दिखाया, जिसमें सीताराम सिंह के भाई और परिजनों के बयान दिखाकर नीतीश को घेरने की कोशिश की गई। नीतीश कुमार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। साल 1991 में हुए सीताराम सिंह हत्याकांड में नीतीश कुमार को आरोपी करार देते हुए आरजेडी नेताओं ने नीतीश से इस्तीफा मांगा। कुर्सी पर वही रहेगा जिस पर किसी तरह का कोई आपराधिक केस न हो। मैं उनसे इस्तीफे की मांग करता हूँ। आरजेडी ने नीतीश कुमार पर कई दबंग और अपराधी नेताओं को संरक्षण देने का भी आरोप लगाया। इससे पहले आरजेडी ने ट्वीट कर नीतीश कुमार के खिलाफ विस्फोटक खुलासा करने का दावा किया था। हालांकि प्रेस कॉन्फ्रेंस में वही पुराने आरोप दोहराए गए जो लालू यादव कई बार नीतीश कुमार पर लगा चुके हैं। ऐसे में अपनी पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के तुरंत बाद लालू ने ट्वीट कर एक बार फिर नीतीश पर हमला बोला और लिखा कि एक व्यक्ति की नृशंस हत्या करने व 302 के तहत हत्या के संगीन जुर्म में आरोपित नीतीश को सीएम बनते वक्त अंतरात्मा ने पुकारा था या कुर्सी आत्मा ने। लालू यहीं नहीं रुके, उन्होंने आगे और ट्वीट किए और लिखा कि हम नहीं, हत्या का गवाह ऑन कैमरा मीडिया वाले को कह रहा है कि नीतीश ने गोली चलाई और मुख्यमंत्री बनने के बाद दबाव देकर केस को दबा दिया। वहीं आरजेडी की ओर से ताबड़तोड़ हमलों का जवाब जेडीयू ने भी दिया। जेडीयू नेता वशिष्ठ नारायण सिंह ने आरजेडी नेताओं के आरोप खारिज किए और इसे लालू यादव का एक और हताश कदम करार दिया। हताशा, निराशा और जब कुंठा की स्थिति होती है तो इसी ढंग के आरोप लगते। जेडीयू ने आरजेडी पर झूठ की सियासत करने का आरोप लगाया।
दिल्ली पुलिस ने एक ऐसे जालसाज को गिरफ्तार किया जिस पर लग्जरी कार की चोरी करने के फर्जी मामले दर्ज कराकर बीमा कंपनी को चूना लगाने का आरोप है। जालसाजी का आरोपी देवेंद्र नाम का यह आदमी सशस्त्र सीमा बल का भगोड़ा है। 2004 में भगोड़ा घोषित होने के बाद उसने टूर और ट्रेवल्स का काम शुरू किया था। यूपी के मेरठ में एक मीटिंग के दौरान कुछ पुलिस वाले झपकी लेते नजर आए, जबकि पुलिस के आला अधिकारियों ने डायल 100 और एंटी रोमियो स्क्वाड में तैनात पुलिस वालों को जरूरी निर्देश देने के लिए ये मीटिंग बुलाई थी। लेकिन मीटिंग शुरू होने के थोड़ी देर बाद ही कई पुलिस वाले अपनी कुर्सी पर सोते हुए नजर आए। मेरठ की एसएसपी अपराधियों और मंचलों पर कड़ी कार्रवाई का निर्देश दे रही थी, लेकिन इस बात से बेपरवाह कई दारोगा और कांस्टेबल नींद के आगोश में दिखे। यहाँ तक कि महिला पुलिसकर्मी भी नींद के आगे बेबस नजर आई। हालांकि आगे के कतार में बैठे हुए सीनियर पुलिस वाले पूरी गंभीरता से एसएसपी को सुन रहे थे, लेकिन पीछे बैठे कई पुलिस वालों को आंख खोले रखने में खासी दिक्कत हो रही थी। कुछ पुलिस वालों को कूलर की ठंडी हवा लगते ही जोर की नींद आई और कुछ अपनी पुलिस कैप झुकाकर मजे से झपकी लेते रहे। इसके अलावा कई पुलिस वाले अपने मोबाइल फोन पर व्यस्त दिखे। कोई पुलिस वाला मोबाइल पर वीडियो देखता नजर आया तो कोई मीटिंग का वीडियो बनाने में मशगूल था। यहाँ तक कि कई पुलिस वाले मीटिंग की अहमियत भूलकर आराम से फोन पर बातचीत करते दिखे। हालांकि बाद में मेरठ की एसएसपी पुलिस वालों के इस रवैये पर नाराज दिखी। मेरे द्वारा उनको निर्देशित चेतावनी भी दी गई है कि भविष्य में इस तरह से नहीं करेंगे। यूपी में डायल 100 और एंटी रोमियो स्क्वाड के कामकाज को लेकर पुलिस विभाग का रुख सख्त है और इसीलिए जिले के दारोगा और कांस्टेबल के साथ मीटिंग करके उन्हें जरूरी निर्देश दिए जा रहे हैं। लेकिन इस दौरान मेरठ में पुलिस वालों की लापरवाही सामने आ गई। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में भारी बारिश और तूफान की वजह से नुकसान हुआ। यहाँ तेज हवा की वजह से पेड़ उखड़ गए। इन पेड़ों के गिरने की वजह से महिला हॉस्टल को नुकसान पहुंचा। इस हादसे में 3 महिलाएं घायल हो गईं। इलाके के विधायक ने प्रशासन से हॉस्टल की मरम्मत करवाने की अपील की है। पटना हाईकोर्ट से आरजेडी को झटका लगा। पटना हाईकोर्ट ने बिहार विधानसभा में नीतीश सरकार के खिलाफ दायर बहुमत परीक्षण से जुड़ी आरजेडी की याचिका को खारिज कर दिया। आरजेडी की याचिका पर पटना हाईकोर्ट ने साफ किया कि विधानसभा में बहुमत साबित होने के बाद उनके पास अब कोई मौका नहीं है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि वो सितंबर तक फैसला ले लेगी कि देश में जीएम सरसों की फसल के व्यावसायिक इस्तेमाल की इजाजत दी जाए या नहीं। आयुष्मान खुराना और कृति सेनन की फिल्म बरेली की बर्फी का गाना नज्म नज्म रिलीज कर दिया गया। तू नज्म नज्म सा मेरे होठों पे ठहर जा, मैं ख्वाब ख्वाब सा तेरी आँखों में जागूं रे। दिल्ली में इंडिया कुटूर वीक के दौरान रणवीर सिंह और आलिया भट्ट ने रैंप वॉक किया। सलमान खान ने मोरक्को में फिल्म टाइगर जिंदा है की टीम के साथ पार्टी की। राज्यसभा की कार्यवाही के दौरान कांग्रेस के सांसद खड़े होकर नारे लगाते नजर आए, क्योंकि राज्यसभा चुनाव में अहमद पटेल की जीत को लेकर कांग्रेस डरी हुई है और उसने गुजरात में कांग्रेस विधायकों के पार्टी छोड़ने के लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया। और इसीलिए कांग्रेस सांसदों ने राज्यसभा में जमकर हंगामा और नारेबाजी की। कांग्रेस के सांसदों ने गुजरात में कांग्रेस विधायकों की खरीद फरोख्त का आरोप लगाते हुए सदन में चर्चा की मांग की, लेकिन उपसभापति ने इसके लिए अलग से नोटिस की जरूरत बताते हुए चर्चा से इनकार कर दिया। इसके बाद कांग्रेस के सांसद अपनी सीट से उठकर वेल में आ गए और जमकर नारेबाजी करने लगे, जबकि बीजेपी ने पलटवार करते हुए कांग्रेस से पूछा कि गुजरात में बाढ़ आई है तो उसके विधायक बेंगलुरु के रिजॉर्ट में क्यों हैं? बाढ़ आई और इस बाढ़ में उनके प्रतिनिधियों को वहाँ की जनता ढूंढ रही है। तो वहीं कांग्रेस ने बीजेपी पर बाढ़ का नाम लेकर मुद्दे को भटकाने का आरोप लगाया। अगर उनको बाढ़ पीड़ितों के प्रति इतनी सहानुभूति होती तो वो कांग्रेस में से गए हुए 3 विधायकों के है तो जोड़ने के पूरा फंक्शंस वगैरह किया, वो नहीं करते। गुजरात मुद्दे पर कांग्रेस के लगातार हंगामे और नारेबाजी के बीच राज्यसभा की कार्यवाही रोकनी पड़ी। राज्यसभा चुनाव से पहले गुजरात में 6 कांग्रेसी विधायकों के इस्तीफे के बाद पहले ही सियासी हंगामा मचा है और कांग्रेस को डर है कि अगर विधायक पार्टी छोड़ते हैं तो उसके उम्मीदवार अहमद पटेल की हार हो सकती है। इसीलिए कांग्रेस ने चुनाव तक अपने 44 विधायकों को कर्नाटक में रखा है और इसीलिए कर्नाटक के एलिंगटन रिजॉर्ट में कांग्रेस विधायक पिछले 3 दिन से एक साथ हैं। सूत्रों के मुताबिक विधायकों को रिजॉर्ट से बाहर जाने नहीं दिया जा रहा। हालांकि कई विधायकों ने कर्नाटक में कहीं घूमने फिरने और तिरुपति बालाजी मंदिर जाने की इच्छा जताई है, लेकिन सूत्रों के मुताबिक इसके लिए पार्टी की ओर से इजाजत नहीं दी गई है। इस बीच रिजॉर्ट में ही कांग्रेस विधायक कामिनी बेन के बेटे का जन्मदिन मनाया गया और इसमें गुजरात कांग्रेस के बड़े नेता भी शामिल हुए। इसके अलावा विधायकों को एकजुट रखने के लिए नेताओं ने भाषण भी दिया। गुजरात की विधायक कामिनी बेन के बेटे का जन्मदिन है और उसी जन्मदिन को मनाने के लिए तैयारियां यहाँ पर शुरू हो चुकी।
दूसरी ओर कर्नाटक यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने बीजेपी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया और बीजेपी पर विधायकों की खरीद फरोख्त का आरोप लगाते हुए नारेबाजी की। और हमारा एमएलए के लिए खरीद के लिए 15 करोड़ का आमिष लगा है गुजरात में। कांग्रेस के मुताबिक सभी विधायक अपनी मर्जी से बेंगलुरु के रिजॉर्ट में ठहरे हुए हैं और पार्टी की ओर से उनकी सुविधा का ख्याल रखा जा रहा है। बीजेपी ने कांग्रेस से आए एक विधायक को राज्यसभा चुनाव में उतारकर अहमद पटेल के लिए मुश्किल बढ़ा दी है और संकेत यह है कि गुजरात में वाघेला गुट के कई विधायक चुनाव से पहले कांग्रेस छोड़ सकते हैं। इसीलिए कांग्रेस किसी तरह अपने विधायकों को एकजुट रखने में जुटी है और इसीलिए कांग्रेस बीजेपी पर पार्टी तोड़ने का आरोप लगा रही है। कांग्रेस को डर है कि अगर कुछ और विधायकों ने इस्तीफा दे दिया तो अहमद पटेल को जीत के लिए जरूरी 47 वोट नहीं मिल पाएंगे। इसीलिए कांग्रेस बीजेपी पर अपने विधायकों को डराने धमकाने का आरोप लगा रही है। वहाँ के एमएलए को डराना धमकाना केसेस डालने की भी कोशिश वो लोग कर रहे थे, जबकि बीजेपी अध्यक्ष ने पलटवार करते हुए विधायकों की खरीद फरोख्त के आरोप से इनकार किया। गुजरात में तो चलो ये आरोप झूठा से लोग में क्यों कमरे में बंद करके रखेंगे। राज्यसभा चुनाव में अहमद पटेल की जीत कांग्रेस के लिए प्रतिष्ठा का सवाल है, तो दूसरी ओर अहमद पटेल को हराकर बीजेपी कांग्रेस को गहरी शिकस्त देना चाहती है और गुजरात से लेकर दिल्ली और कर्नाटक तक सियासी घमासान मचा है। भारत में सीरिया के राजदूत रियाद कामिल अब्बास ने 39 लापता भारतीयों के बारे में जानकारी होने से इनकार कर दिया। उन्होंने साफ किया कि इराक में 2014 से लापता 39 भारतीयों के बारे में सीरिया के पास कोई जानकारी नहीं है और जब भी सीरिया को लापता भारतीयों के बारे में जानकारी मिलेगी तो उसकी जानकारी भारत को दे दी जाएगी। एनआईए ने अलगाववादी नेताओं की जांच के दौरान कश्मीर में हुर्रियत का एक कैलेंडर बरामद किया। अगस्त 2016 के इस कैलेंडर पर सैयद अली शाह गिलानी के दस्तखत हैं। इतना ही नहीं, जांच में यह भी सामने आया कि गिलानी इस दौरान लश्कर के सरगना हाफिज सईद और हिज्ब के मुखिया सैयद सलाहुद्दीन के संपर्क में थे। और इसी मामले की जांच के दौरान एनआईए को हुर्रियत का एक कैलेंडर बरामद हुआ जिसमें साल 2016 के अगस्त महीने में हुर्रियत के विरोध प्रदर्शनों का पूरा खाका है। 4 अगस्त से लेकर 16 अगस्त तक किस दिन सड़क जाम करनी है और किस दिन मस्जिदों में आजादी के गीत बजाए जाने हैं, कब कहां पोस्टर चिपकाने हैं और कब सरकारी दफ्तरों के आगे नारेबाजी करनी है, इसका पूरा कार्यक्रम पहले से तैयार किया गया था। कैलेंडर के नीचे सैयद अली शाह गिलानी के दस्तखत हैं। ये कैलेंडर एनआईए को गिलानी के दामाद फंटूश के घर से बरामद हुआ। ये कैलेंडर इस बात का सबूत माना जा रहा है कि बुरहान वानी के एनकाउंटर के बाद कश्मीर में हुआ बवाल लोगों का गुस्सा नहीं बल्कि अलगाववादियों की साजिश थी। गिरफ्तार अलगाववादी नेताओं की जांच के दौरान एनआईए के हाथ कई अहम जानकारी लगी है। सूत्रों के मुताबिक हाफिज सईद, सैयद सलाहुद्दीन और आईएसआई के 4 ब्रिगेडियर रैंक के अफसर अलगाववादियों के संपर्क में थे। पत्थरबाजों को पैसा पहुंचाने के लिए ये सीधा अलगाववादियों को निर्देश देते थे। 5000 पत्थरबाजों में 103 की एनआईए ने पहचान कर ली है। आतंकियों तक पैसा पहुंचाने के खेल में शामिल 100 व्यापारी भी जांच के दायरे में आए हैं। गिलानी समेत कई अलगाववादी नेताओं को एनआईए जल्द ही पूछताछ के लिए दिल्ली बुला सकती है। और इस खुलासे के बाद एनआईए ने गिलानी पर शिकंजा कसने की कार्रवाई तेज कर दी। एनआईए ने उसके बड़े बेटे नईम को पूछताछ के लिए सोमवार को दिल्ली बुलाया था, लेकिन रविवार को ही गिलानी ने बयान जारी कर दिया कि नईम गिलानी अस्पताल में भर्ती हैं, इसलिए दिल्ली नहीं आ सकता। अब बुधवार 2 अगस्त को गिलानी के छोटे बेटे नसीम गिलानी को पेशी के लिए बुलाया गया है। 2 अगस्त को नसीम गिलानी समेत कुल 30 लोगों को पूछताछ के लिए समन जारी किया गया है। पाकिस्तान से हुर्रियत के रिश्तों की खबर सामने आते ही सियासी बयानबाजी भी शुरू हो गई। सरकार ने एनआईए की कार्रवाई पर अपनी पीठ थपथपाने का मौका नहीं चूका और बयानबाजी के लिए केंद्रीय मंत्री से लेकर जम्मू कश्मीर सरकार तक सामने आ गई। जो प्रो पाकिस्तान एलिमेंट्स है उसको सख्ती से निपटा जाएगा, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। ये तो कानूनी कार्रवाई चलेगी। विपक्ष ने भी हुर्रियत पर शिकंजा कसे जाने की तारीफ की। सोर्स मिलता है बाहर से फंडिंग आने का, तो उसको पूरी तरीके से उसकी तहकीकात होनी चाहिए। पिछले 1 हफ्ते में एनआईए 8 अलगाववादी नेताओं को गिरफ्तार कर चुकी है। और रिफत अब्दुल्ला बड़ी खबर दे रहे हैं जम्मू कश्मीर के पुलवामा से, जहां हाखिरपोरा नेवा इलाके में सुरक्षा बल ने 2 आतंकियों को घेर लिया। इलाके में सेना और पुलिस ने सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। 2 आतंकी बताए जा रहे हैं जिन्हें घेर लिया गया है। रिफत, क्या जानकारी? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। 2 मिलिटेंट जो है वो घेरे में फंसे हुए हैं। ये कॉर्डन किया गया है। फौज और पुलिस ने वहाँ पे एसओजी की टीम है और वहाँ पे कॉर्डन किया गया। ये नीवा इलाके का लखरीपुरा एरिया है और वहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेस को पता चला कि इस एरिया में मिलिटेंट छुपे हुए हैं। फौरन कॉर्डन किया गया और अभी जो हमें सूत्र बता रहे हैं 2 मिलिटेंट वहाँ पे फंसे हुए हैं। बताया जा रहा है कि दोनों एचएम के हैं। तो फिलहाल वहाँ पे ब्रॉडबैंड और इंटरनेट सर्विस जो है वो स्नैप कर दी गई है और अभी लगातार सर्च ऑपरेशन जारी है।
शुक्रिया रिफत। आज की ताजा खबर में इतना है। पाकिस्तान ने 26/11 आतंकी हमले के मास्टरमाइंड हाफिज सईद की नजरबंदी 2 महीने बढ़ाई। भारत में सीरिया के राजदूत ने इराक में लापता 39 भारतीयों के बारे में कोई भी जानकारी होने से इनकार किया। गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने उत्तराखंड में चीनी घुसपैठ की खबरों की पुष्टि नहीं की। हिज़्ब ने वीडियो जारी कर सुरक्षा बल की मदद करने वालों को नतीजे भुगतने की धमकी दी। आतंकियों को आर्थिक मदद के आरोप में एनआईए ने गिलानी के दोनों बेटों समेत 30 लोगों को पूछताछ के लिए बुधवार को दिल्ली तलब किया। उत्तर पूर्व के राज्यों में बाढ़ से बिगड़े हालात का जायजा लेने के लिए प्रधानमंत्री मोदी गुवाहाटी रवाना हो गए। बीजेपी के साथ सरकार बनाने के बाद सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि 2019 में भी पीएम मोदी का सामना करने की किसी में क्षमता नहीं। लखनऊ में राहुल गांधी आज किसानों की शिकायत को लेकर सरकार को ज्ञापन सौंपेंगे। नवाज शरीफ के करीबी शाहिद अब्बासी आज पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री चुने जा सकते हैं। बिहार के सिवान में मस्जिद के बाहर संगीत बजाने के खिलाफ फतवे पर बीजेपी ने विरोध जताया। चीनी सेना के स्थापना दिवस पर पाकिस्तान के उच्चायुक्त ने चीन के राजदूत से मुलाकात की। मुंबई के अंधेरी में बच्चे की खुदकुशी के पीछे ब्लू व्हेल चैलेंज नाम के खेल का शक। मुंबई के गिरगांव में पुलिस वैन और कस्टम की गाड़ी में टक्कर से 2 अफसर घायल हो गए। बीएमसी यानी मुंबई महानगर पालिका की इमारत को 125 साल पूरे होने पर तिरंगे की रोशनी से सजाया गया। चीन के पूर्वी फुजियान प्रांत में हैतांग तूफान आने से इलाके में भारी तबाही हुई। 2024 के ओलंपिक पेरिस में और 2028 के ओलंपिक लॉस एंजलिस में आयोजित होंगे। बेलारूस में एक विमान उत्सव में पहली बार ड्रोन रेस का आयोजन हुआ। चीन ने चेताया कि डोकलाम विवाद जितना लंबा चलेगा भारत के लिए उतना ही नुकसानदेह होगा। मुंबई में वेतन न मिलने से नाराज बेस्ट बस कर्मचारी आज से हड़ताल पर जा सकते हैं। रिफत अब्दुल्ला बड़ी खबर दे रहे हैं जम्मू कश्मीर के पुलवामा से, जहां हाखिरपुरा नोवा इलाके में सुरक्षा बल ने 2 आतंकियों को घेर लिया। इलाके में सेना और पुलिस ने सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है और बताया जा रहा है कि 2 आतंकी हैं जिनके मिलने की सूचना मिली, जिसके बाद पुलिस ने वहां पर और सर्च ऑपरेशन भी जारी कर दिया है। रिफत, क्या ये 2 आतंकियों से और ज्यादा आतंकी भी हो सकते हैं? देखिए, जो अभी कंफर्मेशन मिल रही है उसके मुताबिक 2 मिलिटेंट जो है वहाँ पे छुपे हैं उस गांव में। अभी कुछ गन शॉट्स भी सुने गए, तो ऐसा कहा जा सकता है कि शायद एनकाउंटर शुरू हुआ। लेकिन अभी कुछ अफवाहें ऐसी भी हो रही हैं कि टॉप कमांडर जो है एलईटी के अबू दुजाना वो भी फंसे हुए हैं, लेकिन उसकी कोई पुष्टि अभी तक नहीं हुई है। अभी सिर्फ ये अफवाह है। तो ऐसे में अब देखना होगा कि कौन कौन वहाँ पे छुपा हुआ है। लेकिन जिस तरीके से कॉर्डन टाइट किया गया है, आर्मी, सीआरपीएफ और पुलिस के दस्ते जो हैं वहाँ पे पहुँच गए हैं और भारी तादाद में सामान भी वहाँ पे पहुँचाया गया है। तो ऐसे में ये कहा जा सकता है कि बहुत जल्द शायद 2 मिलिटेंट्स को न्यूट्रलाइज किया जाएगा।